Hello students, I am Arvinder Kaur at Mindar and today we will discuss a chapter from ninth class history book and the name of the chapter is Forest Society and Colonialism. So beta, this is our third video lecture for this chapter. In our previous video lecture we have discussed about the rise of commercial forestry. In it we saw that how the scientific forestry was different from the natural forestry, and we also talk about the different forest acts that were passed by the colonial government in India. And now this is our extended video for the second part, and in we will saw that how these acts affected the lives of the people, कि अब इन लॉज का लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ. जो डाइट्रिक ब्रांडिस थे उन्होंने जो चेंजेस किए थे उससे क्या हुआ, न्यू फॉरेस्ट लॉज आ गए एंड द लाइव्स ऑफ द पीपल वर नाउ कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू दीज लॉज. इनके अकॉर्डिंग लोगों को गवर्न किया जाने लगा. इस चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो बेटा इसको समझने के लिए, इनके इफ़ेक्ट्स को समझने के लिए वी विल सॉ द पर्सपेक्टिव ऑफ द विलेजर्स फॉर द फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट के प्रति, फॉरेस्ट को लेके विलेजर्स की क्या पर्सपेक्टिव था, एंड देन वी विल कंपेयर इट विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स पर्सपेक्टिव, और तब हम इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे. There was different perspective regarding what a good forest should look like. तो जो विलेजर्स थे उनके अकॉर्डिंग एक अच्छा जंगल कैसा था. What do you think, उनको क्या लगता था कि अच्छा जंगल कैसा होगा. They wanted forest with the mixture of species to satisfy different needs like fuel, fodder, leaves. अब जो विलेजर्स थे उनको कैसा जंगल चाहिए था, उन्हें ऐसा जंगल चाहिए था जहाँ पे कि अलग अलग तरह के पेड़ हों, जो उनकी सारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हो, जहाँ उन्हें जलाने के लिए लकड़ी भी मिले, उनके जो एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, उनके लिए फॉडर मिले, चारा, देन लीव्स भी मिले जहाँ से अलग अलग तरह की, जिसको चाहे वो मेडिसिन की तरह यूज़ करें, खाने में काम लाएं, कुछ भी करें. दे वॉन्टेड द मिक्सचर ऑफ स्पीशीज इन द फॉरेस्ट. एंड ऑन द अदर हैंड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, अब उसका क्या पर्सपेक्टिव था, वो क्या सोचते थे जंगलों को लेके. तो अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे वांटेड ट्रीज विच वर सुटेबल फॉर बिल्डिंग शिप्स एंड रेलवेज. अब उन्हें तो ऐसे पेड़ चाहिए थे जिससे उनको शिप बिल्डिंग के लिए टिम्बर मिले, उनकी रेलवे के लिए यूज़फुल हों. मीन्स उन्हें कैसे चाहिए थे, जो उनके लिए कमर्शियली वैल्यूएबल हो. कमर्शियली वैल्यूएबल अच्छा जंगल वो होगा जहाँ से उन्हें स्ट्रेट ट्रीज़ मिलेंगे, टॉल ट्रीज़ मिलेंगे. तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने टीक और साल के जो ट्रीज़ थे जिनकी वुड हार्डवुड होती थी जो, तो उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया. एंड द रेस्ट ऑफ द ट्रीज़ वर कट डाउन, और बाकियों को वो कटवा देना चाहते थे. नाउ फॉरेस्ट कैन बी ऑफ वन टाइप ना, जंगल तो जो है वो एक ही तरह का हो सकता है, कि चाहे कि विलेजर्स की पसंद का हो या फिर वो जो कॉलोनियल पावर थी उनकी पसंद का हो. तो नाउ ब्रिटिश वर द पावरफुल, तो वो तो पावरफुल थे, तो ऑब्वियसली उनकी ही मर्जी चलनी थी. सिंगल टाइप ऑफ ट्रीज वर प्लांटेड. एंड नाउ हाउ डिड इट इफेक्ट द विलेजर्स, तो इससे लोगों को क्या असर पड़ा. अब उनका पर्सपेक्टिव तो फॉरेस्ट को लेके अलग था ना, उनको तो ऐसे जंगल चाहिए थे जो हर चीज़ के लिए उनको वहाँ पे उनकी हर डिमांड पूरी कर रहे थे. तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो होना था बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पर्सपेक्टिव. एंड वन मोर थिंग, एक और चीज़, कि विलेजर्स जो चाहते थे कि देयर शुड बी अ मिक्सचर ऑफ ट्रीज, तो वो ऐसा क्यों चाहते थे जंगल में. अब जंगल तो जंगल होता है ना, ऐसा नहीं तो वैसा सही, बट क्योंकि उनकी लाइफ टोटली डिपेंडेंट थी फॉरेस्ट पे. कैसे डिपेंडेंट थी, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे, डेट हाउ यूजफुल वर द फॉरेस्ट फॉर द फॉरेस्ट कम्युनिटीज़. तो लेट्स सी कि कैसे दे वर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट और हाउ यूजफुल वर द फॉरेस्ट फॉर देम. इन फॉरेस्ट एरियाज पीपल यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, रूट्स, leaves,
फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स फॉर मैनी थिंग्स। अब जो ये जंगल होता था ना, इसके आसपास के लोग हर प्रोडक्ट जंगल से लेते थे। लाइक रूट्स भी उनकी यूज़ की जाती थी, पेड़ों की लीव्स यूज़ करते थे, फ्रूट्स यूज़ करते थे, ट्यूबर क्या होते हैं बेटा? ट्यूबर मतलब एक इस तरह की वेजिटेबल या फ्रूट जो अर्थ के नीचे से, ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। लाइक पटैटो हो गया, शक्करकंदी हो गई, तो ये सब ट्यूबर होते हैं और ये बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। तो इस तरीके से हर चीज़ वो जंगल से ले रहे थे। इवन यहाँ पे आप देखो, एक आपको ट्रीज दिखाई देंगे, दीज आर द महुआ ट्रीज। महुआ के ट्री हैं ये, जिसको साइंटिफिक नेम जिसका मधुका इंडिका है। तो यहाँ पे क्या होता था कि रात को जैसे पेड़ों के जो फूल होते थे वो गिर जाते थे, तो फ्लावर्स जो होते थे, सुबह सुबह जाके जो विलेजर्स थे वो वहाँ पे जाके उनको कलेक्ट कर लेते थे। और क्या करते थे उनका कलेक्शन करके? इट वॉज़ वेरी यूज़फुल फॉर देम। इसके फ्लावर्स से एक तो अल्कोहल बनता था, देन देवर ईटेबल ऑल्सो, खाए भी जाते थे ये। एंड मोर ओवर इसके जो फ्रूट्स होते थे उसको प्रेस करके उससे ऑयल निकाला जाता था, उसका तेल काम आता था फॉर लाइटनिंग द लैम्प्स। एंड देयर इज़ अ वन मोर पिक्चर फॉर यू। यहाँ पे ये भी हमने आपकी बुक एनसीईआरटी में से ही ली है। लुक हेयर, दीज आर द ड्राइंग तेंदू लीव्स। अब तेंदू के जो पत्ते होते थे, तेंदू क्या होता है? तेंदू से ना बीड़ी बनती है। नाउ बीड़ी क्या होती है? लाइक सिगरेट का ट्रेडिशनल वर्जन। तो ये जो लीव्स होती थी इनको ड्राई किया जाता था, सुखाया जाता था, एंड इट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द विलेजर्स। क्या करते थे वो? अब एक एक बंडल में 50 के आसपास जो लीव्स होती थी वो होती थी। और ये जो अगर बहुत हार्ड वर्क भी करते थे, फीमेल हो गई या जो छोटे बच्चे होते थे वो भी ये काम करते थे, इवन मेल्स भी, तो एक दिन में 100 के आसपास जो बंडल्स थे वो बना लेते थे। सो इन दिस वे इट द फॉरेस्ट प्रोवाइड देम द वर्क ऑल्सो, उनको काम भी मिलता था जंगलों से। तो किसी न किसी तरह से पूरी तरीके से उनकी लाइफ जो थी वो डिपेंड थी। इवन हमने आपको बताया लाइक ट्यूबर्स और फ्रूट्स बहुत न्यूट्रिशियस थे। इवन हर्ब्स यूज़ करते थे वो, मेडिसिन बनाने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता था। और उनके जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स होते थे ना, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट कैसे? मीन्स जो योक होता था या प्लोज होते थे। प्लो तो आप समझते हो हल होता है जिससे खेती की जाती है, आजकल तो आयरन स्टील से भी बना होता है, बट उस समय लकड़ी से बनता था वो। एंड योक क्या होता है? जो वो बैल होते हैं ना, जब उनको उनके कंधों पे वो रखा जाता है तब पीछे से उनको प्लो से अटैच होते हैं वो। तो ये जो योक्स होते थे और प्लो होते थे वुड से बने होते थे। और वुड कहाँ से मिलती थी? फॉरेस्ट से, नेचुरली। इवन एक और चीज़, बैम्बू का यूज़ करते थे वो। किस लिए यूज़ होता था? इट वॉज यूज टू मेक द फेंसेस एंड ऑल्सो फॉर द बास्केट्स एंड अम्ब्रेलाज। तो ये देखो, ये बैम्बू है, बैम्बू से क्या करते थे वो? बास्केट्स बनाते थे, अम्ब्रेला बनाते थे। इवन उनके घर की जो फेंसेस होती थी ना, चार दीवारी, वो भी बैम्बू से बनी होती थी। तो सब कुछ नेचुरल था। इवन जंगल से वो क्या और लेते थे? अ ड्राइड स्कूप्ड आउट गॉड कैन बी यूज्ड एज द पोर्टेबल वाटर बॉटल। अब जंगल से वाटर बॉटल कैसे बन मिलती थी उन्हें? देखो जरा, गॉड होता है ना, गॉड। गॉड मीन्स जिसे आप कद्दू बोलते हो, या पम्पकिन भी ले लेते थे कभी कभी उसकी जगह। तो जब वो सूख जाता है तो उसको बिल्कुल अंदर से खोखला कर लेते थे। खोखला मीन्स इट वॉज स्कूप्ड आउट, उसको खोखला कर लिया, एंड देन इट वॉज यूज एज द पोर्टेबल वाटर बॉटल। और उसको वाटर बॉटल के लिए यूज़ करते थे। देखो एक पिक्चर भी है आपके लिए यहाँ पे। तो इस तरीके से देखो, गॉड से जो है वो उसको खोखला करके उससे वाटर बॉटल की तरह यूज़ किया जाता था। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग वॉज अवेलेबल इन द फॉरेस्ट। जंगल में हर चीज़ अवेलेबल थी। जो लीव्स होती थी, पेड़ों के पत्ते होते थे, उनको स्टिच करते थे आपस में, उससे डिस्पोजेबल प्लेट्स और कप्स बना ली जाती थी। लाइक आजकल भी आपने देखा होगा इस टाइप के डोने जिसको बोलते हैं, तो अवेलेबल होते हैं। तो ये सब उनके लिए, तो इवन उनके मतलब खाने के बर्तन से लेके उनकी एक जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स थे, सब उन्हें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता था। नाउ
क्रीपर होते हैं जंगल में, बेलें अलग अलग तरह की होती है ना, बेल पेड़ों के सारे उग जाती हैं। तो एक सियादी नाम की एक क्रीपर होती थी जिससे कि रोप्स बनाई जाती थी, रस्सियाँ बनती थी। और एक प्लांट होता था सेमूर, एक ट्री था, उसकी बार्क जो होती है ना बहुत थॉर्नी होती है, मीन्स कांटे होते हैं उस पर। दैट वॉज यूज टू ग्रेट द वेजिटेबल्स। आजकल तो आप घर में सब्जी को कद्दूकस करते हैं ना, तो स्टील का कद्दूकस होता है। ऑन दैट टाइम दे यूज दिस टाइप ऑफ बार्क। ये देखो कैसे बार्क से जो है वो वेजिटेबल्स को वो लोग जो थे वो ग्रेट कर लेते थे। और ऑयल तो हमने आपको बताया ही, कैसे ऑयल भी निकाला जाता था महुआ के ट्री से। सो इन दिस वे आप देखो कि फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ थी तो वो कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट होती थी फॉरेस्ट के ऊपर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो जब इन फॉरेस्ट को यूनिफाई कर दिया गया, यूनिफाई मीन्स कि सब एक जैसे पेड़ लगा दिए साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पे, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो इतना सब देखने के बाद तो ये तो क्लियर हो गया ना कि जो वो उनकी डिपेंडेंस थी फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ की, फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा होती थी। बट फॉरेस्ट एक्ट्स क्रिएटेड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर देम। उनके लिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी गई थी। क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई देखो। द फॉरेस्ट एक्ट मीट सिवियर हार्डशिप्स फॉर विलेजर्स अक्रॉस द कंट्री। सिवियर हार्डशिप, बहुत सारी परेशानियाँ। कौन कौन सी थी देखो। लाइक फॉरेस्ट एक्ट होने से क्या हुआ, उनकी सारी जो एक्टिविटीज़ थी देवर बैंड, उनको तो प्रोहिबिट कर दिया गया ना, इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। ग्रेजिंग नहीं करा सकते अपने कैटल्स को फॉरेस्ट में ले जाके, हंटिंग नहीं करा सकते, कर सकते, कोई कलेक्शन नहीं कर सकते वहाँ से कि वुड कलेक्ट कर लें या कुछ भी। तो अब ये सब तो उनके लिए असेंशियल था, ज़रूरी था, इसके बिना तो उनका काम ही नहीं चलेगा। तो कैसे रोकते वो अपने आप को। तो फिर क्या हुआ, वो मजबूर हो गए क्या करने के लिए, स्टीलिंग, चोरी करने के लिए। क्योंकि अगर वो चुराएंगे नहीं, वुड नहीं स्टील करेंगे या अदर आइटम्स जो भी उन्हें जंगल से मिलती थी, क्रिमिनल्स नहीं थे वो, दे वर नॉट क्रिमिनल्स, बट अब उनकी जो ज़रूरतें थी, जब वो पहले तो खुलेआम जंगल से ले लेते थे, अब वही चीज़ उन्हें चुरानी पड़ रही थी। और अगर चोरी कर रहे हैं तो क्या होगा, स्टीलिंग करेंगे, तो अगर बच गए तो ठीक है, और अगर पकड़े गए तो दे वुड हैव टू फेस द मोर प्रॉब्लम्स। तो उसके बाद उन्हें और प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, लाइक फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट गार्ड्स होते थे, है ना, तो वो अगर पकड़ लिया उन्होंने, तो नाउ दीज विलेजर्स वर ऑन द मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड्स। अब फॉरेस्ट गार्ड की मर्जी होती थी, उसको जैसे मर्जी वो टैकल करेगा, चाहे तो उससे रिश्वत मांग सकता है, ब्राइब्स मांगी जाती थी उनसे कि अगर तुम्हें बचना है तो लाओ, हमें थोड़े जो कुछ भी जंगल से लेके आए हो उसमें से कुछ शेयर दे दो, नहीं तो फिर उन्हें पनिश भी किया जाता था, मारा पीटा भी जाता था। इवन जो विमेन होती थी जो फॉरेस्ट में वुड कलेक्ट करने जाया करती थी, तो अब तो वो भी इलीगल था ना, तो अगर वो पकड़ी जाती हैं तो उनको भी हैरेस किया जाता था, परेशान किया जाता था उन्हें। सो इट वॉज कॉमन फॉर द पुलिस कॉन्स्टेबल्स एंड फॉरेस्ट गार्ड्स टू हैरेस द पीपल बाय डिमांडिंग फ्री फूड फ्रॉम देम ऑल्सो। कभी कभी उनसे खाना भी मांगा जाता था मुफ्त में कि जाओ, अब पकड़े गए हो तो ये ला के दो, खाना ला के दो घर से। सो इन दिस वे उनकी जो पूरी लाइफ थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी। एंड वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट ऑफ द यूरोपियन जो कॉलोनियलिज्म था उसका एक और भी था। देखो ये तो हो गया ना विलेजर्स के ऊपर, एक और इफेक्ट था, वो था कल्टीवेटर्स के ऊपर। अब कल्टीवेटर कौन होते हैं, कल्टीवेटर मीन्स जो एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, दोज हु डू द एग्रीकल्चर। तो मेनली एग्रीकल्चर तो सभी करते थे ना उस पीरियड में, लेकिन जो मेजर इम्पैक्ट रहा डेट वाज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, जिसको एक और नाम से बुलाते हैं स्वीडन एग्रीकल्चर के नाम से, तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। नाउ व्हाट इज़ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्या होती है ये, एंड हाउ इट वाज अफेक्टेड इन द कॉलोनियल पीरियड, तो उसको जो है अब हम देखते हैं। तो देखो बेटा, दिस इज़ अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका।
तो ये क्या है, एक ट्रेडिशनल फार्मिंग। ट्रेडिशनल मीन्स ऐसे ही जो बहुत पुराने समय से ऐसे ही करते आ रहे हैं। और कहाँ पे होती है ये, मेनली एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में जो है ये फार्मिंग जो है वो की जाती है। एंड इट हैज़ मैनी लोकल नेम्स, हर जगह पे इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। लाइक साउथ ईस्ट एशिया में इसको जो है ना लेदिंग बोलते हैं, देन सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा बोला जाता है, और अफ्रीका में इसको चितवन और तावी के नाम से बुलाया जाता है। इवन हमारा जो नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, वहाँ पे इसको शैना बोलते हैं। और इंडिया में तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बहुत सारे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जूमिंग का नाम सुना होगा आपने, अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी है आपने इसके बारे में। तो जूमिंग करते थे लोग। देन पेंडा, बीवर, पोदू, खानदात, ये इतने सारे नेम थे, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि ये सारे क्या है, दीज आर द लोकल टर्म्स फॉर द स्वीडन एग्रीकल्चर और द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। नाउ बेटा कैसे की जाती थी ये एग्रीकल्चर, हाउ इट वाज प्रैक्टिस, देखो। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन जस्ट पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न्ट इन रोटेशन। तो अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता था कि जंगल का कुछ हिस्सा जो होता था उसको कट कर दिया जाता था, पूरे जंगल को नहीं, सिर्फ उसके कुछ पार्ट को कट कर लिया जाता था और उसमें जो है ना आग लगा दी जाती थी, इट वॉज बर्न्ट। और जलाने के बाद क्या किया जाता था, उसमें जो एशेस बचती थी, राख बचती थी, द सीड्स वर सोन इन इट, उसमें जो है ना बीज बो दिए जाते थे। लाइक दिस, यहाँ पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी। तो इस तरीके से जंगल का एक हिस्सा जला देते थे और उसमें जो है फिर उसकी जो एशेस होती थी उसमें सीड सो कर देते थे। एंड कब होता था ये काम, फर्स्ट मॉनसून शावर के बाद, और फिर अक्टूबर नवंबर में जो है जो क्रॉप्स होती थी उसको हार्वेस्ट भी कर लिया जाता था। और ऐसा वो क्या करते थे, 2-3 ईयर्स तक उस वाले एरिया में, उस प्लॉट ऑफ लैंड में, क्योंकि फील्ड तो नहीं था ना, वो फार्म नहीं था, इट वाज अ प्लॉट ऑफ लैंड जो उन्होंने क्लियर किया फॉरेस्ट में से, वहाँ पे वो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। और उसके बाद जैसे उन्हें लगता था ना कि सॉइल की फर्टिलिटी अब ख़त्म हो जाए होने वाली है, तो इतने देर में वो नया एरिया जो था फॉरेस्ट का, जंगल का दूसरा एरिया ढूंढ लेते थे, वहाँ शिफ्ट हो जाते थे और इस वाले को 12 to 18 ईयर्स के लिए जो है अबैंडन छोड़ दिया जाता, खाली छोड़ दिया जाता था। सो क्या होता था, इन 12 to 18 ईयर्स में जो सॉइल है उस एरिया की, वो अपने आप अपनी फर्टिलिटी को रिगेन कर लेती थी। तो मतलब अब उन्हें जो भी चाहिए था वो उस नए प्लॉट में ग्रो कर लेते थे। आज भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे, कंट्रीज़ में भी इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं लोग। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हालांकि इनको कंट्रोल करता है अब इतना ज़्यादा, क्योंकि जंगल में आग लगाना अलाउड नहीं है। और यूरोप में भी ये प्रैक्टिस होती थी अलग अलग जगह पे जो है, अफ्रीका में बहुत सारे एरियाज़ में, लाइक ब्राज़ील के लोग जो थे मैनियोक ग्रो करते थे, और लैटिन अमेरिका में मेज़ जो है, बीन्स जो है वो ग्रो की जाती थी इसी तरीके से। और इंडिया में तो हमने आपको बताया ही कि ये सब बहुत सारी चीज़ें जो थे, ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे वो ग्रो किया जा करते थे। अब जो यूरोपियंस थे उन्होंने इस प्रैक्टिस को हार्मफुल माना, वो बोलते थे कि अच्छी नहीं है ये प्रैक्टिस। नाउ व्हाट रीजंस डिड दे गिव, जब हार्मफुल बता रहे हैं तो उन्होंने इसको बैन करने की भी सोची। तो जो यूरोपियन फॉरेस्टर्स थे, दे रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। व्हाई? Because they felt that land which was used for cultivation every few years could not grow trees for railway timber। अब क्या कारण था उन्हें, देखो वही बात पे वापस आ गए हम कि उन्हें कैसे फॉरेस्ट चाहिए थे, उन्हें ऐसे जंगल चाहिए थे जहाँ पे जो उनके लिए कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर मिलता हो। तो वो ये रीज़न देते थे कि जब इन्होंने 12 to 18 ईयर्स के लिए लैंड को जो है वो छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया, तो वहाँ से दोबारा से अपने आप जंगल हरा भरा हो जाता था। अब वो जंगल तो उग जाता था अपने आप, लेकिन वो पेड़ों की जो क्वालिटी होती थी वो ऐसी नहीं होती थी जो यूरोपियंस के लिए या ब्रिटिशर्स के लिए जो है वो वैल्यूएबल हो। तो मीन्स उन्हें चाहिए था क्वालिटी ऑफ टिम्बर, ऐसे पेड़ जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो डेट इज़ वाई
कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्हें लगता था कि ये जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये तो हमारे काम की नहीं है। लेकिन इतना ही नहीं था, तो वो अब उनका मोटिव तो पूरा करना था ना उन्हें, तो वो पावरफुल थे। तो इसके अलावा भी वो और आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे। क्या आर्ग्यूमेंट था, उन्होंने क्या बताया इसे? एक तो ये बताया कि डेट क्वालिटी टिम्बर की क्वालिटी नहीं अच्छी मिल पाती अब इस तरह से। अब वो दूसरा रीज़न वो दे रहे थे दैट व्हेन अ फॉरेस्ट वाज बर्न देयर वाज द एडेड डेंजर फॉर द फ्लेम स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर। कि वो क्या कह रहे थे, अब देखो कि जब ये लोग जंगल के, पूरा जंगल तो नहीं काट रहे ना, जंगल के एक हिस्से को क्लियर करके उसमें आग लगा देते थे, और बाकी का जो पार्ट है अगर फॉरेस्ट का, उसमें ब्रिटिशर्स का वो वैल्यूएबल टिम्बर ग्रो कर रहा है। तो उन्हें लगता था कि अगर एक भी चिंगारी उधर जो आग लगाई है वो दूसरे हिस्से तक पहुंच गई तो पूरा जंगल जो है वो जल जाएगा। तो वो क्या कर रहे थे, मीन्स वो पूरी सिचुएशन को काउंटर करने के लिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हार्मफुल बता रहे थे। और मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस उनका एक और था जो कि इसके पीछे छुपा हुआ था। दैट वाज व्हाट? दैट द शिफ्टिंग कल्टीवेशन also made it harder for the government to count the calculate the taxes। कि अब उन्होंने सोचा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसे होती है, आज इस एरिया में हो रही है, कल कहीं और हो रही है, तो ये जो एरिया शिफ्ट होते रहते हैं, इससे क्या होता है कि उन लोगों पर टैक्स लगाना और उस टैक्स को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता था। तो ज़मीन भी ये लोग कभी भी बढ़ा लेते थे, कभी ज़्यादा एरिया जो है वो कट कर दिया प्लॉट ऑफ लैंड, तो ज़मीन जो है वो एरिया बढ़ गया, कभी कम काट लिया तो कम रह गया। तो ये क्या था, मीन्स इस तरीके से उन्हें जो है वो टैक्स कलेक्शन में बहुत दिक्कत आती थी, कैलकुलेट नहीं कर पाते थे वो। तो ये ब्रिटिशर्स का माइंडसेट था कि उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्यों हार्मफुल कंसीडर किया और डिसाइड किया कि वो इसको जो है वो बैन कर देंगे। नाउ बैन कर दिया, अब वो तो पावरफुल है ना, अपनी मर्जी तो करेंगे, वो जिसके पास पावर है वो अपनी मर्जी चलाता है। तो एज अ रिजल्ट मैनी कम्युनिटीज वर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स इन द फॉरेस्ट। तो बैन किया तो वो जो कम्युनिटीज़ जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करती थी, अब उन्हें वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ा, अब जंगल को छोड़ना पड़ा। अब छोड़कर क्या करेंगे? कुछ लोग तो जो है टाउन्स की तरफ, सिटीज़ की तरफ डिस्प्लेस हो गए। अब पढ़े लिखे तो वो थे नहीं, तो वहाँ पे जाके क्या काम कर सकते थे? सो दे चेंज देयर ऑक्यूपेशंस, लाइक लेबर का काम करने लगे। कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर देखते हैं जैसे आप, तो उस टाइप से लेबर बन गए वो, या माइंस में कहीं कहीं प्लांटेशंस में जाके काम करने लगे। एंड वाइल सम रेजिस्टेंस थ्रू द लार्ज एंड स्मॉल रिबिलियंस, और कुछ लोगों ने रेजिस्ट भी किया, मना कर दिया, रेबल करना शुरू किया कि हम क्यों जाएं, हमारे जंगल हैं, तो पावरफुल गवर्नमेंट है तो उसके पास पावर है। तो इन सब को सप्रेस कर दिया गया, इन रिबेलियंस को ख़त्म कर दिया गया, कुचल दिया गया इस तरह से। अब बेटा, अब हमने देखा कि कैसे कल्टीवेटर्स जो थे उनकी लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा था इन फॉरेस्ट लॉज का। अब हम देखेंगे एक और कम्युनिटी के बारे में, दोज हु वर द हंटर गैदरर्स, जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड ही कम्युनिटी थी, और वो थे हंटर गैदरर्स जो कि हंटिंग करके अपना गुजारा करते थे। नाउ दीज हंटर गैदरर्स, जब ये फॉरेस्ट लॉज आए तो इन जो हंटर गैदरर्स थे, दीज जो डेवलपर्स थे, ये उन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट, सब पे ही नेगेटिव पड़ रहा था। नाउ द न्यू फॉरेस्ट लॉज चेंज द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन येट अनदर वे। फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ड्वेलर्स मीन्स जो ड्वेल करते हैं फॉरेस्ट में, मीन्स जो रहते हैं। तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट था, देखो। बिफोर द फॉरेस्ट लॉज मैनी पीपल हु लिव्ड इन और नियर फॉरेस्ट had survived by hunting deer, partridges and a variety of small animals।
अब ये जो हंटर्स थे, छोटे मोटे जानवरों को मारते थे जंगलों में, और इनसे इनकी सर्वाइवल जो था वो चलता था, इनका घर चलता था। इनकी सस्टेनेंस के लिए क्या मारते थे, कभी हिरन को मार लिया, कभी पैट्रेज होते हैं, पैट्रेज मतलब जो बटेर होती है उसको किल कर लिया, तो इस तरह से इनका काम चलता था। बट दिस कस्टमरी प्रैक्टिस वॉज प्रोहिबिटेड बाय द फॉरेस्ट लॉज। अब ये जो प्रैक्टिस थी, अब जंगल में तो इलीगल डिक्लेयर कर दिया ना, हंटिंग तो बैन हो गई, तो ये प्रैक्टिस जो थी, कस्टमरी प्रैक्टिस हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कस्टमरी? कस्टमरी मीन्स शौक के लिए नहीं कर रहे थे, ये उनकी नेसेसिटी थी, ज़रूरत थी, और ऐसी प्रैक्टिस थी जो उनकी कस्टम्स में थी, रिवाज उनका बन गया था। मीन्स अगर छोटा बच्चा भी है ना, तो उसने अपने पेरेंट्स के साथ रहते रहते यही काम सीखा था, आगे उनको और कुछ नहीं आता था। लाइक यहाँ पे एक पिक्चर है, आप देखो, एक लिटिल फिशरमैन, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में से ही लिया है हमने। तो क्लास में जब पढ़ाया जाता है ना, अगर इस तरह से पिक्चर दिखाते हैं हम, तो बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हुए ना छुप के बोलते हैं, ये देख ये तेरी पिक्चर है। तो इसलिए नहीं दिखा रहे हैं हम कि आप एक दूसरे का को दिखाएं। एक्चुअली यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। ये जो है एक छोटा बच्चा है, उसके राइट हैंड में देखो एक स्टिक है, बैम्बू ट्रैप है वो। तो उसको क्या करते थे ये बच्चे, अपने पेरेंट्स के साथ ही हंटिंग पे जाके, फिशिंग पे जाके ये सब कुछ सीख जाते थे। इसको स्ट्रीम में, पानी में डाला जाता था, नदी में, और उसके बाद इसमें जो है फिश अपने आप ट्रैप हो जाती थी। तो पहले बताया कि जो न्यू फॉरेस्ट लॉज थे, उन्होंने अब इन प्रैक्टिसेस को जो है वो प्रोहिबिट कर दिया था। अब जो करते थे इस तरह की प्रैक्टिस, क्या होता था उनके साथ, दोज हु वर कॉट हंटिंग वर नाउ पनिश्ड फॉर पोचिंग। अब उनको पनिश किया जाता था। पोचिंग का चार्ज, पोचिंग क्या होती है? पोचिंग मीन्स जैसे इंसानों की किडनैपिंग होती है ना, तो इसी तरह से अगर एनिमल्स को पकड़ लिया तो उसको पोचिंग बोलते हैं। तो उन पे इस तरह के चार्ज लगा दिए जाते थे, पनिश किया जाता था। बट देयर वॉज अ अदर साइड ऑल्सो, एक दूसरा फेस भी था इसी सिचुएशन का। देखो अब क्या था कि ट्राइबल्स जो छोटे छोटे एनिमल्स को मारते थे पहले, लॉज के आने से पहले, लॉज के आने के बाद क्या हुआ, उसको बंद कर दिया गया। मीन्स वो तो उनकी रोजी रोटी थी ना। और वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा था, देखो कितना बड़ा, मतलब एक अदर फेस है सिचुएशन का, एक विडंबना। देखो कि जो बड़े बड़े एनिमल्स होते थे उन्हें किल करना जो है वो स्पोर्ट बन गया था। Under the colonial rule, the scale of hunting increased with an extent that various species become almost extinct. अब जो ब्रिटिश के पीरियड में क्या हुआ कि ये जो बड़े बड़े जानवर होते थे ना, बड़े बड़े कौन से, मीन्स लाइक टाइगर्स हो गए, वॉल्व्स हो गए, इनको किल करना एक स्पोर्ट बन गया था। दो कि हमारे कल्चर से ही जुड़ा हुआ था हंटिंग। तो लाइक पुराने टाइम में राजा महाराजा लोग जो थे वो भी हंटिंग किया करते थे, और ब्रिटिश के पीरियड में तो हंटिंग इस लेवल तक पहुंच गई थी कि बहुत सारी स्पीशीज़ जो थी वो एक्सटिंक्ट हो गई। एक्सटिंक्ट मतलब गायब हो गई इस धरती के ऊपर से, या एक्सटिंक्ट होने के कगार के ऊपर पहुंच गई। तो क्या वो हंटिंग सिर्फ शौक के लिए की जाती थी? नहीं, इसके पीछे भी एक आर्ग्यूमेंट था उनका। क्या आर्ग्यूमेंट था? देखो, British saw animals as signs of a wild, primitive and savage society, and they believed that by killing dangerous animals, the British would civilize the India. अब ब्रिटिशर्स को क्या लगता था? उनको ऐसा लगता था कि वाइल्ड एनिमल्स जो है ना वो वाइल्ड सोसाइटी का सिंबल था, और हम तो यहाँ पे सिविलाइज करने आए हैं, मीन्स मॉडर्नाइज करने आए हैं सोसाइटी को, तो एनिमल्स को तो मारना पड़ेगा। सो उन्होंने क्या किया, सिविलाइजेशन के नाम पे, मॉडर्नाइज करने के नाम पे सोसाइटी को ये जिम्मा अपने आप ही खुद ले लिया। सिविलाइज करने का जो आर्ग्यूमेंट देकर उन्होंने हंटिंग प्रोग्राम अनाउंस किया ना, मीन्स द बिग गेम ऑफ हंटिंग बिकम अ स्पोर्ट। बिग गेम ऑफ हंटिंग मीन्स कि बड़े बड़े जो जानवर थे उनको मारना एक खेल बन गया। एंड इवन they gave the rewards for the killing of tigers and wolves and the other large animals. तो जो लोग इनको मारने के लिए, जब उन्होंने रिवार्ड्स अनाउंस करने शुरू कर दिए कि उनको इनाम मिलेगा जो इन जानवरों को मारेंगे,
तो अनएम्प्लॉयमेंट तो थी यहाँ पे। लोग पहले क्या करते थे, शौक के लिए मारते थे, अब उन्होंने पैसों के लिए मारना शुरू कर दिया। यहाँ पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, ये नेपाल में लॉर्ड रीडिंग की पिक्चर है, फोटो है। तो इसमें देखो इन्होंने कितने टाइगर्स किल किए हुए हैं इनके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइगर्स किल किए हुए हैं। अब ये हंटिंग कैसे चलती थी, अकेले इन्होंने नहीं मारे, पूरी टीम होती थी साथ में, अपने साथ पूरे स्किल्ड जो हंटर्स होते थे उनको लेके एक टीम बना के चलते थे, और वो पूरी प्लानिंग के साथ में हंटिंग कराते थे, पूरी सिचुएशन क्रिएट करके देते थे, और इन्हें बाद में बस एक गन से शूट करना होता था। सो इन दिस वे इट वाज अ सपोर्ट ऑल्सो, एंड द पीपल वर गिवन द रिवार्ड्स, उनको इनाम भी दिया जाता था जो इन टाइगर्स को जो है वो मारते थे। तो एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1875 से 1925 के बीच, इन 50 ईयर्स के पीरियड में, मतलब देखो 80,000 टाइगर्स जो थे वो किल कर दिए गए थे, और आज कितने बचे हैं, 3,000 ओनली। और इससे पहले की अगर बात करें तो पता नहीं उससे पहले कितने टाइगर्स रहे होंगे। इवन 150,000 लेपर्ड्स, वॉल्व्स भी थे कितने सारे जिनको किल कर दिया गया। और ये जो किलिंग थी ये एक स्पोर्ट थी, एक उनके लिए एक खेल भी बन गया था। इवन द महाराजा सरगुजा जो थे उन्होंने अकेले, यहाँ पे फिगर रॉन्ग है, 157 लिखा है, बट इट वाज एक्चुअली 1157 टाइगर्स उन्होंने किल किए थे, और 2000 लेपर्ड्स जो थे वो उन्होंने किल किए थे। और 1957 में एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनका नाम था जॉर्ज उले, उन्होंने अकेले 400 टाइगर्स को किल कर दिया था। सो देयर वॉज अ सेंस ऑफ प्राइड, मतलब सेंस ऑफ प्राइड माना जाता है, एक सम्मान की बात, गर्व की बात कि हम शिकार करते हैं। इंडियंस भी मार रहे थे और ब्रिटिश भी मार रहे थे। अब बहुत ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं। फिर बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट, कंजर्वेटिव्स ने आर्ग्यूमेंट करना शुरू किया दैट ऑल दीज स्पीशीज़ नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड, इनको प्रोटेक्शन करनी होगी और मारा नहीं जाना चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर बाद में, बहुत बाद में ध्यान देना शुरू किया गया, इवन इंडिपेंडेंस के बाद। नाउ बेटा, जहाँ अब तक हमने डिस्कस किया कि कैसे फॉरेस्ट लॉज ने शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, हंटर गैदरर्स सबकी लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला, बट कहीं ना कहीं कुछ तो पॉजिटिव हुआ होगा। Though it was not much positive, but still there were some changes in the form of new trades and employment opportunities. कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी सामने आ रही थी, while many of the people were losing their jobs, losing their livelihood, उनका source of income उनसे छीना जा रहा था, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था वो फॉरेस्ट को कंट्रोल कर रहा था, बट देयर वर सम पीपल हु वर बेनिफिटेड बाय द न्यू अपॉर्चुनिटीज़। कुछ लोग थे जिन्हें फ़ायदा भी मिल रहा था। अब कौन सी कम्युनिटीज़ थी वो देखो, ये वो लोग जो आपको पीछे बताया ना अभी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट की ने क्या किया था, जो न्यू लॉज करे तो उससे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स बेकार हो गए, शहरों की तरफ कहीं चले गए। और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने की ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की। कैसे ट्रेडिंग शुरू हुई देखो, अब कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि उन्हें तो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए था ना इंडिया से, ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए थे ताकि जिन्हें वो आगे ले जाके प्रॉफिट अर्न कर सकें कहीं ना कहीं। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इस तरीके से भी खुली। कैसे कि अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो रॉ मटेरियल के लिए वो दिया करते थे, तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते थे वो डायरेक्टली इन कम्युनिटीज़ के साथ में कांटेक्ट कर लेते थे। तो ये लोग जो थे ट्रेड के थ्रू कुछ अर्न करने लगे। और इंडिया में तो ट्रेडिंग की हिस्ट्री इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ की शुरू से ही रही है। लाइक मेडिवल पीरियड में भी आपने देखा लाइक हाउ दीज कम्युनिटीज़, जो आदिवासी कम्युनिटीज़ होती थी ना, दे प्रोवाइडेड द डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक एलिफेंट्स एंड लाइक हाइड्स, हॉर्न्स या सिल्क कोकून होता था, ये सब डिफरेंट रूलर्स को वो लोग जो थे प्रोवाइड किया करते थे। इवन फाइबर्स जो होते थे या स्पाइसेस हो गए तो प्रोवाइड किए जाते थे। तो कौन सी कम्युनिटीज़ होती थी, लाइक बंजाराज के बारे में आपने पीछे पढ़ा हुआ है। नाउ कॉलोनियल पीरियड में भी ये कम्युनिटीज़ जो थी
इन यूरोपियंस के लिए अब ट्रेडिंग करने लगी। कैसी ट्रेडिंग? कि जंगल से हनी कलेक्शन किया और जो कंपनीज होती थी, डिफरेंट ट्रेडर्स होते थे, उनको आगे सप्लाई दे देते थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था? दे गेव मैनी लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स द सोल राइट टू ट्रेड इन द फॉरेस्ट। अब लोगों का तो जाना बैन हो गया, लेकिन जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज होती थी उनको सोल राइट दे दिया गया था फॉरेस्ट में से प्रोडक्ट्स कलेक्ट करने का। और वो आगे क्या करते थे? वो लोग आगे जो थे इन लोकल पीपल्स के साथ में कांटेक्ट कर लेते थे। और क्योंकि लोकल पीपल जो थे वो पहले से ही इन जंगलों से पूरी तरह से अवेयर रहे थे, और बहुत सारी नोमैडिक कम्युनिटीज़ थी, जैसे कोरावा हो गई, कर्शा हो गई, येरुकुला हो गई, ये सारी मद्रास प्रेसिडेंसी की कम्युनिटीज़ हैं जिनकी अपनी लाइवलीहुड जो है वो उनसे छीन चुकी थी। और बहुत सारी तो इनमें से ऐसी कम्युनिटीज़ थी जिन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स का नाम दे दिया गया था। क्यों? कि और इनसे फिर ज़बरदस्ती काम लिया जाता था। इनको जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे इनसे फैक्ट्रीज़ में, माइंस में, प्लांटेशंस में इनसे काम लेते थे, अपनी सुपरविजन में इनसे काम कराते थे और फ्री में। एंड एट द सेम टाइम और क्या हो रहा था वहाँ पे? देखो, एक जहाँ इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही थी, वहीं लाइफ का जो स्टैंडर्ड था उसमें कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही थी। लाइक आसाम में बोथ मेन एंड विमेन फ्रॉम द फॉरेस्ट कम्युनिटीज़, जैसे संथाल्स थे, या झारखंड में एक ओरियन ट्राइब आती है, और छत्तीसगढ़ में गॉन्ड्स थे। तो इनको क्या किया जाता था? इनको रिक्रूट किया गया था। रिक्रूट मतलब भर्ती किया जाता था टी प्लांटेशंस के लिए। वहाँ पे इनसे लेबर की तरह काम लिया जाता था, और जो वेजेस होते थे वो बहुत कम दिए जाते थे। वर्किंग कंडीशंस बिल्कुल अच्छी नहीं होती थी। इवन अगर एक बार आ गए काम पे तो वापस घर जाने का कोई रास्ता नहीं बचता था इनके लिए, वापस भी नहीं भेजते थे। सो इन दिस वे इनको जो है अलग अलग तरीके से जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ थी, चाहे कि कहीं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग में जाके कुछ काम मिलने लग गया था, सप्लाई देने लगे थे ये धीरे धीरे, लेकिन फिर भी कंप्लीटली पूरी तरह से ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे। सो इन दिस लेक्चर यू सॉ हाउ द different type of laws affected the फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ के ऊपर किस तरह से अलग अलग लॉज ने जो है वो इफ़ेक्ट डाला। एंड आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द commercial forestry and its impacts also. We will soon back for you with the new video lecture. Till then, goodbye.